नमस्कार और हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 16वीं शताब्दी के एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव की गहराई में जाने वाले हैं जिसने न केवल छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, बल्कि एक विशाल साम्राज्य के ऊपर एक ऐसी नैतिक विजय की नींव रखी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो चलिए, स्रोत सामग्री के आधार पर इस बेमिसाल संघर्ष के कारणों और इसके दूरगामी परिणामों को समझते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं होता, न सोने की थाली न मुलायम बिस्तर। ये कोई आम शपथ नहीं थी। ये एक ऐसे शासक का दृढ़ संकल्प था जिसने अभी अभी अपनी राजधानी खोई थी और महलों की विलासिता को ठुकराकर पूर्ण सादगी और त्याग का जीवन अपना लिया था। उन्होंने पत्तों पर खाना और जमीन पर सोना स्वीकार किया। ये एक ऐसा क्षण था जहां मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया गया। लेकिन आखिर इस कठोर शपथ के पीछे की वजह क्या थी? बात है 1567 की, जो मेवाड़ के लिए एक बेहद खौफनाक समय था। मुगल सम्राट अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर दिया था और उसके बाद करीब 30,000 नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया गया। इस भीषण त्रासदी की कल्पना करें। युवा प्रताप ने अपनी आंखों के सामने अपनी मातृभूमि का पतन देखा था। इसी एक दर्दनाक घटना ने उनके भीतर विद्रोह की वो ज्वाला जलाई जिसे कोई भी साम्राज्य कभी बुझा नहीं सका। दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव शायद टाला जा सकता था। अकबर युद्ध से बचना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत महंगा सौदा होगा। उसने लगातार 4 राजदूत भेजे। प्रस्ताव भी बहुत बड़ा था। अधीनता स्वीकार कर लीजिए और बदले में आधा भारत और पूर्ण सम्मान ले लीजिए। लेकिन प्रताप के लिए स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं थी। ये कूटनीतिक गतिरोध तब अपने चरम पर पहुंच गया जब प्रताप ने मुगल दूत कुंवर मानसिंह के साथ भोजन करने से साफ इनकार कर दिया और सिरदर्द का बहाना बनाया। ये एक ऐसा कूटनीतिक अपमान था जिसने ये तय कर दिया कि अब युद्ध होकर रहेगा। भाग 1, हल्दी घाटी रणनीति के रूप में भूगोल। जब कूटनीति काम नहीं आती तो रणनीति ही सब कुछ होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे वहां के भूगोल को एक साम्राज्यवादी सेना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार में बदल दिया गया। दोनों सेनाओं के बीच शक्ति का असंतुलन देखिए। ये पूरी तरह से डेविड और गोलियत वाला मामला था। एक तरफ 80,000 मुगल सैनिक, भारी तोपखाने और युद्ध के हाथी, और दूसरी तरफ केवल 20,000 सैनिक और वफादार भील आदिवासी योद्धा। 18 जून 1576 को होने वाले इस भयंकर टकराव से ठीक पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल अंतर को पाटने के लिए प्रताप की रणनीति क्या थी। हल्दी घाटी को ही क्यों चुना गया? ये कोई संयोग नहीं था। ये अरावली पहाड़ियों के बीच इतना संकरा दर्रा था जहां की पीली मिट्टी हल्दी जैसी दिखती थी। ये एक ऐसा चोक पॉइंट था जहां मुगलों की 80,000 की भीड़ किसी काम की नहीं रही। और सबसे खास बात, इस ऊंची नीची और संकरी जगह पर भारी तोपों को लाना बिल्कुल असंभव था। मतलब बिना लड़े ही मुगलों का सबसे बड़ा हथियार उनसे छीन लिया गया। ये भूगोल के सटीक इस्तेमाल का एक मास्टर क्लास था। रणभूमि पर जो देखने को मिला वो इतिहास के नज़रिए से बहुत ही हैरान करने वाला था। वफादारियां धर्म की सीमाओं से बहुत ऊपर थीं। मेवाड़ की सेना के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान हकीम खान सूरी कर रहे थे, जबकि मुगल सेना की कमान एक हिंदू मान सिंह के हाथों में थी। क्या गजब की विडंबना थी! वहीं पहाड़ियों की ऊंची चोटियों से राणा पूंजा भील के नेतृत्व में आदिवासी योद्धा पत्थरों और जहरीले तीरों की लगातार बारिश कर रहे थे। युद्ध का वो नज़ारा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। पूरे कवच में सजे 7 फीट 5 इंच लंबे प्रताप का सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब उन्होंने अपने घोड़े चेतक को सीधे मान सिंह के हाथी के सामने खड़ा कर दिया और फिर अपने पूरी ताकत से एक 80 किलो का भाला फेंका। 80 किलो! मान सिंह हाथी के हौदे में छिप गए और बाल बाल बच गए, लेकिन भाले ने महावत को चीढ़ दिया। ये उस युद्ध की भयानक तीव्रता को दर्शाता है। और इसी भयंकर लड़ाई के बीच वफादारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उसी हमले के दौरान हाथी की सूंड में बंधी तलवार से प्रताप के घोड़े चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया था, लेकिन उस लहूलुहान घोड़े ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए सिर्फ 3 पैरों पर दौड़ते हुए पहाड़ों के बीच एक 22 फीट चौड़े नाले को छलांग लगाकर पार कर लिया। उस लंबी छलांग के बाद चेतक ने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी वो अटूट निष्ठा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।
भाग 2 छापामार युद्ध की ओर बदलाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसी निर्णायक हार या जीत पर खत्म नहीं हुआ। मुगलों का असली लक्ष्य प्रताप को पकड़ना था, जिसमें वे नाकाम रहे। यह युद्ध कोई अंत नहीं था, बल्कि युद्ध के तरीकों में एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत थी। हल्दी घाटी के बाद रणनीति पूरी तरह से बदल गई और इसे अरावली रणनीति कहा गया। राजधानी को घने पहाड़ों में चावंड में बसाया गया। अब आमने सामने की लड़ाई के बजाय रात के अंधेरे में मुगल चौकियों पर अचानक हमले किए जाते, उनकी सप्लाई लाइन लूट ली जाती और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, मेवाड़ की सेना वापस पहाड़ियों में गायब हो जाती। मुगलों के लिए अब मेवाड़ के जंगलों में कदम रखना भी सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इस प्रतिरोध की कीमत बहुत भारी थी। इस संघर्ष को जारी रखने के लिए शाही परिवार को भयानक कष्ट सहने पड़े। राजकुमार और पूरा परिवार जंगलों में भटक रहे थे। एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग आता है जहां परिवार को भूख मिटाने के लिए घास के बीजों से रोटियां बनानी पड़ी और वो भी एक जंगली बिलाव छीनकर भाग गया। ये एक ऐसा संवेदी विवरण है जो बताता है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए किस हद तक जमीनी कठिनाइयों का सामना किया गया। इतने लंबे संघर्ष के कारण खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा वित्तीय मोड़ आया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामा शाह ने अपनी और अपने पूर्वजों के जीवन भर की पूरी संपत्ति प्रताप को सौंप दी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये इतनी विशाल धनराशि थी कि इससे 25,000 सैनिकों का खर्च अगले 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। इस अभूतपूर्व दान ने मेवाड़ की छापामार सेना में एक नई जान फूंक दी। भाग 3 दिवेर में पुनरुत्थान। नए धन और नई ऊर्जा के साथ वर्ष 1582 मेवाड़ की शानदार वापसी का प्रतीक बन गया। अब समय था अरावली से बाहर निकलकर एक जोरदार पलटवार करने का। दिवेर पर हुआ ये हमला मुगलों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। कुंवर अमर सिंह ने इतनी ताकत से भाला फेंका कि वो मुगल सेनापति सुल्तान खान के कवच को चीरता हुआ सीधे उसके घोड़े में जा धंसा। वहीं प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही जोरदार वार से सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया। ये खौफ इतना ज्यादा था कि मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई और इसके बाद देखते ही देखते 36 मुगल चौकियों को जड़ से उखाड़ फेंका गया। इन बदलती छापामार रणनीतियों और लगातार हमलों का अंतिम नतीजा ये हुआ कि विशाल साम्राज्य को भी झुकना पड़ा। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया गया था। अंततः सम्राट अकबर ने हार मान ली और मेवाड़ के खिलाफ अपनी सेनाएं भेजना पूरी तरह बंद कर दिया। ये इस नई गुरेला युद्ध रणनीति की एक जबरदस्त और ऐतिहासिक सफलता थी। भाग 4 अंतिम नैतिक विजय। इन सैन्य सफलताओं से परे इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा पहलू वो है जिसे हम केवल एक भौगोलिक जीत नहीं बल्कि एक अकल्पनीय और लंबे समय तक याद रखी जाने वाली नैतिक विजय कह सकते हैं। इस महान योद्धा का अंत किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुआ। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष चावंड में शांति और विकास के बीच बीते। 19 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान धनुष की डोर खींचते समय लगी एक अंदरूनी चोट के कारण 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन अपनी अंतिम सांस लेने से पहले भी उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों से ये पक्का वचन लिया कि जब तक चित्तौड़ पूरी तरह आज़ाद नहीं हो जाता वे अपना संघर्ष नहीं रोकेंगे। जब प्रताप के निधन की खबर अकबर के दरबार में पहुंची तो आपको क्या लगता है वहां क्या हुआ होगा? वहां जीत का कोई जश्न नहीं मना। इसके बजाय पूरे दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया और स्वयं शत्रु सम्राट अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े। अकबर ने यह स्वीकार किया कि प्रताप की भावना को कभी तोड़ा नहीं जा सका। ये वो पल है जहां एक विशाल साम्राज्यवादी ताकत खुद एक अडिग प्रतिरोध के सामने नतमस्तक होकर रो रही थी। अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हल्दी घाटी से लेकर अरावली के उन जंगलों तक के इस लंबे संघर्ष ने ये साबित कर दिया कि असली विजय केवल राज्य की सीमाओं को जीतने में नहीं है। यदि एक विशाल साम्राज्य अपने तमाम संसाधनों के बावजूद एक छोटे से राज्य के स्वाभिमान को नहीं झुका पाता तो इतिहास अंत तक किसे सच्चा विजेता मानेगा? इस पर जरूर विचार करें, क्योंकि यही वो असाधारण नैतिक विजय है जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।